प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा मनुष्य के मादा जननांग में होने वाली निषेचन क्रिया पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। निषेचन क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्त्री के जननांग को समझना होगा। स्त्री के जननांग का वेजाइनल पार्ट है, ये सर्विक्स है, दिस इज सर्विक्स। इसके ऊपर का ये भाग गर्भाशय है यानी यूटेरस है। यूटेरस में बगल से दो ओवरीज निकले हुए हैं, ये लेफ्ट ओवरी है, राइट ओवरी है। यूटेरस ऊपर की तरफ जाकर के दो नलिकाकार संरचनाओं में बदल जाता है। ये संरचनाएं क्या कहलाती है? ओविडक्ट कहलाती है या फैलोपियन ट्यूब इनको कहते हैं। नीचे का भाग इसका फिम्ब्रिएटेड फनल है और ये रिलीज हुई अंडाणु कोशिका है जो ओवुलेशन के समय रिलीज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जब रोज ओवुलेशन पीरियड होता है तो ये अंडाशय से रिलीज होने वाली अंडाणु कोशिका है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमेन जो पुरुष का जर्मिनल फ्लूइड होता है जिसमें शुक्राणु होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं फीमेल के वेजाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, इस सीमेन में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित होने वाला पदार्थ है और इस पदार्थ की विशेषता यह है कि ये गर्भाशय की दीवार या सर्विक्स या वेजाइनल ट्रैक में कंट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो एक तरफ तो एक कंट्रैक्शन क्रिएट करता है और साथ ही साथ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज होता है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन और साथ ही साथ सीमेन में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रभाव से क्या होता है, ये स्पर्म ऊपर की तरफ खींच लिए जाते हैं। यानी पहले इसका जो सॉलिड होता है इसका तनुकरण होता है, लिक्विडिफिकेशन होता है और फिर इसको एक फोर्स के रूप में ऊपर खींच लिया जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से। ठीक है, अब इस तरह से स्पर्म कहां आ जाते हैं? यूटेरस में आ जाते हैं। ठीक है, यूटेरस में जैसे ही आगे बढ़ते हैं इसके स्टमक पार्ट में स्पर्म का कैपेसिटेशन होना जरूरी है। अभी जो स्पर्म रिलीज हुए हैं इसमें साथ में उनमें निषेचन करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, इनमें अभी कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होना बाकी है जिसके कारण ये अंडाणु कोशिका का निषेचन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जब स्टमक पार्ट में यहां पहुंचते हैं तो क्या होता है, इनके जो एक्रोसोमल पार्ट है जहां से अंडाणु कोशिका को बेधते हैं उसमें से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन हट जाते हैं। ठीक है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और जो परिधीय प्रोटीन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और साथ ही साथ कैल्शियम आयनों की बहुत तेजी से एंट्री होती है इसमें। ठीक है, कैल्शियम आयन की एंट्री के कारण इनमें एक्टिवेशन क्षमता आ जाती है, कैपेसिटेशन क्षमता आ जाती है। अब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो स्पर्म यहां पहुंचे हैं इनका एक्टिवेशन होते ही क्या करते हैं, इनके पूंछ में एक सेंसर लगा होता है जिसका नाम है कटेस्पर नाम है, यहां लिखा है हमने। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन को सेंस करता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज है, जो अंडाणु कोशिका रिलीज हुई है उसका जो क्यूमुलस ओवेरिकस भाग है, यहां हमने बनाया चित्र, इसमें बाहर की तरफ जो इसकी सबसे बाहरी लेयर है वो क्यूमुलस ओवेरिकस है। उसी क्यूमुलस ओवेरिकस से ही क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई होती निकलता है। क्यूमुलस ओवेरिकस एक तरह का ऐसा भाग है जो कार्पस लूटियम से कनेक्ट था पहले। ठीक है, तो यहां से प्रोजेस्टेरॉन को सेंस करते हुए एक स्पर्म आगे की तरफ बढ़ते हैं अंडाणु कोशिका की तरफ। साथ ही साथ जो फैलोपियन ट्यूब यानी इसको ओविडक्ट कहते हैं, इसका टेम्परेचर जो होता है इस स्टमक पार्ट से 2 डिग्री अधिक होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है इस स्टमक पार्ट का इस वाले भाग से, सॉरी स्टमक पार्ट की अपेक्षा जो फैलोपियन ट्यूब है इसका टेम्परेचर कितना होता है, 2 डिग्री अधिक होने के कारण स्पर्म थर्मोटैक्सिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, यानी कम ताप से उच्च ताप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसको भी एक ट्रेस करते हैं, एक तरफ थर्मोटैक्सिस अपनाते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रोजेस्टेरॉन सेंसिंग का प्रयोग करते हुए, ठीक है, उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहुंच करके अंडाणु कोशिका के संपर्क में आते ही क्या करते हैं, उसका निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारे जितने यहां स्पर्म रिलीज हुए थे, लगभग 20 से 30 करोड़ जो भी रहे हो,
उनका केवल 1% भाग ही कहां तक पहुंच पाता है, इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है, और उनमें से बहुत कम भाग ही क्या है, कैपेसिटाइज हो पाता है, यानी निषेचन की क्षमता प्राप्त कर पाता है। इस तरह से तब भी बहुत सारे स्पर्म होते हैं, ये पूरी तरह से अंडाणु कोशिका को घेर लेते हैं। देखिए स्पर्म की अगर संरचना देखें, स्पर्म में सबसे आगे की तरफ उसका एक्रोसोम पार्ट होता है, जो कि गाल्जी बॉडी का बना होता है, और ये भाग क्या करता है, दो तरह के एंजाइम रिलीज करता है। एक है हाइलुरोनिडेज, उस एंजाइम का नाम क्या है, हाइलुरोनिडेज, यहां लिख रहे हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम, इसे स्पर्म लाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा न्यूरामिनिडेज एंजाइम। ठीक है, इन दो एंजाइमों की मदद से ये जैसे ही अंडाणु कोशिका के संपर्क में आते हैं, वैसे ही क्यूमुलस ओवेरिकस तो पहले से ही कटी फटी इसकी होती है, देख रहे हो ना, ये क्यूमुलस ओवेरिकस भाग है इसका, और उसके बाद का लेयर क्या है, कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलिसिडा, फिर इसकी विटेलाइन मेम्ब्रेन या ऊलेमा जिसको कहा जाता है। ठीक है, यानी प्लाज्मा लेमा है इसकी। ठीक है, अब होता क्या है कि क्यूमुलस ओवेरिकस को स्पर्म आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और यहां करके कोरोना रेडिएटा से अटैच होते हैं। बहुत सारे स्पर्म अटैच हो जाते हैं, उनमें से कुछ स्पर्म अपने एक्रोसोम द्वारा रिलीज होने वाले यानी स्रावित होने वाले हाइलुरोनिडेज एंजाइम की मदद से इसको गला देते हैं, क्योंकि इसकी वाल जो है हाइलुरोनिक एसिड से बनी होती है। ठीक है, तो उसको ही क्या करते हैं, गला करके कहां, जोना पेलिसिडा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कोरोना रेडिएटा को आसानी से गला करके जोना पेलिसिडा, इस तरह से जोना पेलिसिडा से कई स्पर्म अटैच हो सकते हैं। अब उसके बाद इन सभी स्पर्म में से कोई एक स्पर्म जो पहले अपना हेड उस जोना पेलिसिडा, उसमें भी कुछ रासायनिक क्रियाएं होती। ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण क्या करता है, कोई एक स्पर्म जो पहले अपना हेड इसके अंदर एंट्री करा देता है इस जोना पेलिसिडा से, और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन का, जिसको ऊलेमा कहते हैं, उससे आकर के अटैच हो जाता है। ठीक उसी समय क्या होता है, यहां बाहर इसके जो सोडियम आयन चैनल थे वो खुल जाते हैं, यानी प्लस चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और बड़ी तेजी से सोडियम आयन कहां एंट्री करने लगते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में। इसके कारण जो प्लाज्मा झिल्ली, इसी प्लाज्मा लेमा जिसको उलेमा कहते हैं, तुरंत दृढ़ हो जाती है। बहुत तेज प्रक्रिया होती है, यानी ये डिपोलराइज होकर के क्या हो जाती है, बहुत इंटैक्ट हो जाती है, जिसके कारण बाकी स्पर्म की एंट्री रोक दी जाती है। ठीक इसी समय एक और रिएक्शन होती है, कार्टिकल रिएक्शन, जिसमें कार्टिकल ग्रेन्यूल तेजी से मुक्त होने लगते हैं, और इसकी पूरी जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है बहुत हार्ड हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, शुक्राणु का जो हेड रीजन है, जिसमें उसका न्यूक्लियस है, वही अंदर जा पाता है। बाकी उसका मिडिल पीस देखिए, इसमें एक्रोसोम है, ये हेड रीजन है, ये मिडिल पीस है, माइटोकांड्रिया इसमें जो इसकी ऊर्जा देता है मूव करने के लिए, और इसका टेल रीजन है। टेल रीजन इसका सबसे लंबा भाग होता है। तो अब क्या होता है, जब स्पर्म यहां जैसे ही विटेलाइन मेम्ब्रेन से अपने आप यानी उलेमा से अपने आप को कनेक्ट करता है, वैसे ही इसका जो केंद्रक है यानी बीच का भाग जो हेड रीजन है अंदर एंट्री कर जाता है, बाकी भाग पीछे छूट जाता है। ठीक है, अब ये अंदर पहुंच करके इसका केंद्रक और अंडाणु कोशिका का केंद्रक, ठीक है, जो कि दोनों हैप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम अंडाणु कोशिका में है और 23 क्रोमोसोम किसमें है, शुक्राणु कोशिका में है। ये दोनों मिल करके डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, और चूंकि इसकी वाय भित्ति बहुत दृढ़ हो चुकी है, जो बाकी स्पर्म के लिए इंपरमिएबल हो गई है, अभेद्य हो गई है, इसलिए बाकी स्पर्म अंदर एंट्री नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से और वे बाद में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि अंदर जो स्पर्म घुसा है वो अपना उसका केंद्रक और अंडाणु कोशिका का केंद्रक, जिसको प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, इन दोनों केंद्रकों को दोनों मिल करके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, यानी 23 घन 23 बराबर 46 डिप्लॉइड जो संख्या है वो प्राप्त हो जाती है। और इस तरह से अंडाणु कोशिका के निषेचन द्वारा जाइगोट क्या हो जाता है, बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। अब ये जाइगोट बनने के दौरान जो निषेचन हुआ, इसके कई लाभ होते हैं। एक तो क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन हो जाती है, क्योंकि स्पर्म में आधे 23 थे, आधे किसमें थे, ओवम में थे, फिर से मानव की जो गुणसूत्रों की टोटल संख्या 46 है वो फिर से मेंटेन हो जाती है। ठीक है, एक तो डिप्लॉइड हो जाता है, यानी डिप्लॉइड
जाइगोट डिप्लॉयड हो जाने से यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो जाती है। दूसरी, दो अलग तरह के जीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। भाई फादर के साथ पीढ़ियों के जीन आ रहे हैं, मदर के साथ पीढ़ियों के जीन आ रहे हैं। इन जीनों से क्या होता है, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जो विकासीय प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसी जाइगोट बनने से ही आगे की गर्भावस्था शुरू होती है ना, जिससे न्यूबॉर्न का जन्म होता है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जब oocyte का निर्माण होता है तो पोलर बॉडीज बनते हैं। हमने बताया था जब oocyte बनती है तो 3 पोलर बॉडीज बनते हैं, उसके कारण इसका साइटोप्लाज्म का भी काफी लॉस हो जाता है। स्पर्म के आने से, स्पर्म के उस हेड पोर्शन के आने से जो साइटोप्लाज्म से उसमें होता है, उस साइटोप्लाज्म के कारण इसकी भी पूर्ति हो जाती है। यानी जो साइटोप्लाज्म इसका लॉस हुआ था वो भी क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से निषेचन हो जाता है, इसका डिप्लॉयड जाइगोट प्राप्त हो जाता है। डिप्लॉयड जाइगोट 72 घंटे लेता है और आकर के यहाँ इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन वाल से। ठीक है। और इसका जो कार्पस लुटियम होता है, इसका जो खोल होता है वो क्या होता है, इसको लगातार प्रोजेस्टेरॉन की सप्लाई करने लगता है। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूण का आकार लेता है, यानी गर्भावस्था शुरू हो गई यहाँ। और भ्रूण के बाद फिर इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगती है, अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है जीन के प्रभाव के अंतर्गत, तो हार्मोन के प्रभाव से। और अंत में गेस्टेशन पीरियड पूरा होने पर हार्मोनल रिएक्शन होती है और उसके कारण चाइल्ड बर्थ होती है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से मानव में निषेचन हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरा मैं समझता हूं कि डायग्राम और मेरे लेक्चर से मानव में निषेचन की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। आपका कॉन्सेप्ट इसको लेकर के क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल इंटरमीडिएट के लिए बल्कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं समझता हूं मेरे इस लेक्चर ने इन सभी जो उनकी शंकाएं रही होंगी आप सबकी उसका समाधान कर दिया होगा। तो इतना भी मैं समझता हूं पर्याप्त है। अब इस मानव के जनन तंत्र पर और लेक्चर की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। अब मेरा लेक्चर यही समाप्त होता है, इसके आगे मेरा मानव जनन पर कोई भी लेक्चर नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।